मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है। पिछले रविवार की तरह से रविवार को भी कर्फ्यू लगा है। मुजफ्फरनगर की सड़कें पूरी तरीके से सुनसान दिखाई पड़ी हैं। जनपदवासी रविवार कर्फ्यू का भी पालन करते हुए नजर आए हैं। सड़क पर इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर दूसरे निवासी घर में रही मुजफ्फरनगर की जनता ने पिछले और इस रविवार को पूरी तरीके से सहयोग दिया है। मीडिया, व्यापारिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों ने कर्फ्यू का पालन करके सहयोग दिया है। जनपदवासियों ने स्वेच्छा से घर में रहकर कोरोना की चेन तोड़ने की एकजुटता दिखाई है। तो मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर है, जहां पिछले रविवार की तरह इस रविवार भी कर्फ्यू रहा है पूरी तरीके से सफल रहा। कर्फ्यू मुजफ्फरनगर की सड़कें पूरी तरीके से सुनसान दिखाई दी हैं। जनपदवासी रविवार को कर्फ्यू का पालन करते हुए नजर आए हैं। सड़क पर इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर दूसरे निवासी अपने घर में मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर की जनता ने पिछले और इस रविवार में पूरी तरीके का सहयोग किया है। मीडिया, व्यापारिक संगठन, जनप्रतिनिधियों ने भी कर्फ्यू का पालन करने में सहयोग दिया है। जनपदवासियों ने स्वेच्छा से घर में रहकर कोरोना की चेन तोड़ने के लिए एकजुटता दिखाई है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां कुंभ मेला 2021 को लेकर बैठक। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संत महात्माओं के साथ में बैठक की। अखाड़ा परिषद के संत महात्माओं के साथ में बैठक। आपको बता दें, बैठक में कुंभ मेले को लेकर चर्चा की गई, विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अखाड़ा परिषद के संत महात्माओं ने सीएम आवास में आयोजित बैठक में महाकुंभ मेला 2021 के संबंध में विचार विमर्श किया है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज ने बताया कि उनके सभी अखाड़ों के संतों के साथ में चर्चा हुई है। सभी ने इस बात पर सहमति दी है। ज्योतिष गणना के अनुसार महाकुंभ मेले का आयोजन निर्धारित समय पर ही होगा। इसका स्वरूप क्या होगा, किस स्तर तक होगा, इस पर सरकार द्वारा अगले साल फरवरी महीने में तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार फैसला किया जाएगा। तो कुंभ मेला 2021 को लेकर हलचल यहां पर तेज हुई है। बैठक हुई है संत महात्माओं के साथ में। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ में, जो आप तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं, अखाड़ा परिषद के संत महात्माओं के साथ में इस बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में कुंभ मेले को लेकर चर्चा और विचार विमर्श किया गया कि किस प्रकार से कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। अखाड़ा परिषद के तमाम संत यहां पर मौजूद रहे हैं। बैठक में कुंभ मेले को लेकर चर्चा की गई। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में इस बैठक का आयोजन किया गया था। मेला 2021 के संबंध में विचार विमर्श किया गया। अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज ने बताया कि उनकी सभी अखाड़ों के संतों के साथ में चर्चा हुई है। सभी ने इस बात पर सहमति दी है कि ज्योतिष गणना के अनुसार महाकुंभ मेले का आयोजन निर्धारित समय पर किया जाएगा। रेजिडेंट एडिटर फहीम तनहा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। फहीम, क्या कुछ बातचीत हुई है? इस मीटिंग का क्रक्स क्या कुछ निकला है? देखिए सृष्टि, अभी दिनों से ये कहा जा रहा था और इस तरह की चर्चाएं हो रही थी कि आखिरकार चूंकि महाकुंभ का आयोजन होना है अगले वर्ष, तो किस तरह से होगा। जिस तरीके से कोरोना का संकट है, कोरोना महामारी का एकदम से किस तरह प्रभाव है, तो आगे आने वाले दिनों में किस तरह से ये होगा, एक बड़ी सवाल खड़ा हो रहा था। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई और जो अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं श्री महंत हरिगिरी जी महाराज और दूसरे संतों के साथ, और इसमें मुख्य तौर पर एक बात स्पष्ट हो गई है कि समय जो है, निर्धारित जो समय है, उसी पर महाकुंभ का आयोजन होगा। क्योंकि महाकुंभ का आयोजन ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको टाल दिया जाए, फिर अगले साल कर लिया जाए, स्थगित कर लिया जाए। तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि वो अपने निर्धारित समय पर होगा। लेकिन एक सवाल इसमें ये खड़ा होता है कि जब आयोजन होना है फरवरी में, तो उस समय जिस तरह की परिस्थितियां रहेंगी, तो फिर भी उस समय की परिस्थितियों के आधार पर ये निर्णय लिया जाएगा। इस बात को लेकर क्या तय हुआ है कि उसका स्वरूप क्या होगा। क्योंकि जो करोड़ों महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, तो ऐसे अगर हालात उसी तरीके के बने रहेंगे जैसे कि आज हैं, तो फिर उन परिस्थितियों में फैसला लिया जाएगा। और हालात में बदलाव होता है, कोरोना पर जीत होती है और थोड़ा बहुत असर रहता है, तो उन परिस्थितियों में उस तरीके से उसमें फैसला लिया जाएगा। तो बहरहाल ये बात स्पष्ट हो गई है कि महाकुंभ होगा, उसको लेकर कोई संशय नहीं है। लेकिन इसका स्वरूप क्या होगा, इस पर आने वाले दिनों में और मंथन करने के बाद हालात देख करके उसको तय कर लिया जाएगा। जी।
बिल्कुल जाहिर तौर पर फ़हीम, कहीं न कहीं ये चुनौती का विषय भी है, क्योंकि आने वाला समय कैसा होने वाला है इसका अंदाज़ा अभी किसी को भी नहीं है और मेले को भी टाला नहीं जा सकता। इसीलिए शायद ये बात यहीं पर रोक दी गई है कि प्रारूप क्या होगा, किस किस लिमिटेशंस कितनी होंगी कुंभ की, ये आने वाले समय में अगले साल डिसाइड किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए सृष्टि, और यही वजह है कि राज्य सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया, मुख्यमंत्री ने निर्देशित भी कर दिया अधिकारियों को कि जो स्थायी प्रवृत्ति के निर्माण कार्य हैं, जो महाकुंभ के मद्देनजर हो रहे थे, व्यवसायों को लेकर के हैं, वो नहीं रुकेंगे, बल्कि उनमें और तेजी ला करके उनको काम को पूरा किया जाए। और चूंकि बड़ी तादाद होती है श्रद्धालुओं की आने पर, तो क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका भी ध्यान रखा जाना है। तो ये तमाम चीजें हैं, और सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है जो तैयारियों को लेकर के। लेकिन जहां तक बात है वही उसका स्वरूप क्या होगा, तो इसी को लेकर के है कि सरकार आने वाले दिनों में तय करेगी और किस तरह से इसका स्वरूप होगा। जी बिल्कुल, चलिए फ़हीम, अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम आवास में योगाभ्यास किया है। मुख्यमंत्री ने आयुष विभाग के योगाभ्यास प्रोटोकॉल के मुताबिक योगासन किए हैं। इस साल कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए योग का सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने अपने घरों में रहकर ही योग करने का आह्वान किया गया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपने आवास में योगाभ्यास किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने संदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के सफल प्रयासों से सारा विश्व 21 जून को योग दिवस के रूप में मना रहा है। इस बार के योग दिवस का आयोजन विशेष परिस्थिति में हम लोग कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी मजबूत होना बहुत जरूरी है और योग के द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। दुनिया भर में आज छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। धर्मनगरी हरिद्वार में भी कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने गंगा किनारे योग किया। कोरोना महामारी की वजह से इस बार ज्यादातर लोग घर पर ही योग करते हुए नजर आए और अपने परिवार के साथ में योग करते हुए नजर आए। तो वहीं महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने भी योग किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ में मंत्री रेखा आर्या ने योग किया। तो योग करते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं रेखा आर्या की, और इनके साथ में तमाम आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे और सभी ने अलग अलग तरीके से योगासन किए। साल के पहले सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद में उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश के साई घाट पर गंगा में डुबकी लगाकर सभी के सुख समृद्धि की कामना की, दान पुण्य भी किया। इस अवसर पर अग्रवाल ने कहा कि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूर्य ग्रहण के बाद में गंगा या किसी पावन नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन इस समय कोरोना वायरस के कारण घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए घर में ही गंगा मां का ध्यान करके स्नान करें। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कुछ समय के लिए सूर्य पर ग्रहण लगा है, ठीक इसी प्रकार कोरोना का संक्रमण वैश्विक जगत पर अपना कुप्रभाव डाल रहा है। ऋषिकेश विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने गंगा स्नान किया और सूर्य ग्रहण खत्म होने पर गंगा में डुबकी लगाई, सभी के सुख समृद्धि की कामना की। तो
तो वहीं विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में योग दिवस मनाया गया। इस दौरान केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों, पुलिस जवानों के अलावा पुनर्निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। दरअसल केदारनाथ धाम पर इस बार कोरोना वायरस का कहर है। स्थानीय यात्री ही तीर्थ यात्रा कर पा रहे हैं। केदारनाथ धाम में मात्र कुल तीर्थ पुरोहित, मंदिर के पुजारी, वेदपाठी, पुलिस के जवान और मजदूर ही मौजूद हैं। आज विश्व योग दिवस के मौके पर धाम में मौजूद सभी लोगों ने केदारनाथ मंदिर के आगे जमकर योग अभ्यास किया। तो ये भी योग करती हुई तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से ये कठिन आसन करते हुए लोग आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। तमाम मजदूर, अधिकारी और कर्मचारी यहां पर योग करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। केदारनाथ धाम में भी विश्व योग दिवस मनाया गया। आज साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण योग बनने के कारण चूड़ामणि कंकड़ सूर्य ग्रहण कहा गया है। हरिद्वार में 10:23 पर, जबकि पूरे देश में 9:17 पर ग्रहण की शुरुआत हुई। ग्रहण काल 1:36 पर हुआ। धर्मनगरी हरिद्वार में ग्रहण काल में विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर आने वाले श्रद्धालु स्नान, ध्यान और हवन करने के साथ साथ दान भी करते नजर आए। हर की पैड़ी के मंदिर ग्रहण के कारण 12 घंटे पड़ने वाले सूतक काल के चलते बंद रहे। खबर देहरादून से, जहां निजी स्कूलों में फीस वसूली का मामला। आपको बता दें, फीस को लेकर सरकार पर निगाहें टिकी हुई हैं। हाईकोर्ट ने दिए हैं फीस के लिए बाध्य न करने के निर्देश। आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान फीस के लिए बाध्य न करने के निर्देश दिए गए। राज्य में फीस एक्ट न होने के चलते नियंत्रण में मुश्किल है। कुंवर जपेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। फीस न वसूलने की गुहार के साथ में अर्जी लगाई गई थी। अब पूरा का पूरा मामला हाईकोर्ट पर टिका हुआ है। सबसे बड़ा इसमें दुविधा ये थी कि हमारे प्रदेश में फीस एक्ट नहीं है। स्ट्रॉन्ग एजुकेशन पॉलिसी ना होने की वजह से ये लोग मनमानी करते रहे। तो निश्चित तौर पर जब तक सरकार ये नीति बनाती है और इन चीज़ों को आगे लेके जाती है, तब तक 10 जून का माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर यथावत रहेगा। और अब वो नज़ीर बन चुका है। देश के अन्य राज्यों में भी उस ऑर्डर को आधार मानते हुए अभिभावकों को राहत देने का काम किया गया है। तो निश्चित तौर पर अब ये प्राइवेट स्कूल्स ऑनर्स की मनमानी पे भविष्य में रोक लगेगी। हमें उम्मीद है अपनी उत्तराखंड सरकार से, जो हम सबकी सरकार है, कि अच्छी नीति बनेगी और अच्छा इस ठोस फीस एक्ट आएगा, ताकि भविष्य में ये प्राइवेट स्कूल्स ऑनर्स किसी भी तरह की मनमानी ना कर पाए। देखिए, ये सिर्फ स्कूलों की तरफ से एक भ्रम फैलाया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश साफ हैं कि कोई भी ऑनलाइन के नाम से फीस नहीं मांगेगा और अभिभावकों को बाध्य नहीं करेगा, जिसके लिए अभिभावक जागरूक हो चुके हैं। अब इसे पूर्ण रूप से एक नया रूप और इसे नीति में लेकर इस पे आदेश करने का काम सरकार को दे दिया गया है। तो देखते हैं इसमें राज्य सरकार। रेजिडेंट एडिटर फहीम ताना हमारे साथ में फिर से जुड़ चुके हैं। फहीम, ये मामला जाहिर तौर पर गंभीर है। निजी स्कूल में जिस तरीके की मनमानी चलती है, अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट पर हैं। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद में सरकार से ये उम्मीद की जा रही है अभिभावक संघ द्वारा, अभिभावकों द्वारा, कि इसमें फीस एक्ट को लेकर के सरकार कुछ फैसला ले। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों द्वारा फीस की भरपाई करना, फीस को जमा करना, इसमें समस्याएं व्यक्त की जा रही है। और दूसरा एक और जो सबसे बड़ा लॉजिक इसमें दिया गया है याचिकाकर्ता की तरफ से भी, कि जो स्कूल हैं वो बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन ऑनलाइन भी सारे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, एक बात। और दूसरा ये कि नेटवर्किंग की प्रॉब्लम की वजह से सब लोग ऑनलाइन से उतना सक्षम नहीं है या उतना इफेक्टिवली एजुकेशन नहीं हो पा रही है जितना कि स्कूलों में होनी चाहिए। तो माता पिता का ये कहना है कि वो फीस स्कूलों में ना ले और ना जमा करें, और इसी को लेकर के याचिका थी। तो हाई कोर्ट ने साफ तौर पर इस बात से कहा है कि फीस के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता है, और ऑनलाइन के जो पढ़ाई है उसकी भी गुणवत्ता को लेकर के नोडल अफसर सरकार के जांचेंगे कि आखिरकार वो सही मायनों में हो रही है कि नहीं। अब सरकार के ऊपर है कि इस बात को लेकर के
क्या सरकार निर्णय लेती है और स्कूलों पर किस तरह से नियंत्रण करती है, इसको लेकर के किस तरह के निर्देश देती है। जी चलिए फाइन, बने रहे हमारे साथ में, फिर से रुक करेंगे आपका। वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2324 हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केसेस 796 हैं। साथ ही अब तक 1486 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 27 लोगों की जान गई और 23 नए केसेस सामने आ चुके हैं। फहीम बने लगा था हमारे साथ में। फहीम, क्या कुछ जानकारी है? केसेस में इजाफा लगातार हो रहा है उत्तराखंड में। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और आज की भी बात करें तो 23 केसेस आज दिन में बढ़े हैं और टोटल 2324 का आंकड़ा है। लेकिन इसमें जो अब लगातार पॉजिटिव केसेस तो बढ़ रहे हैं सृष्टि, लेकिन एक बहुत नोट करने वाली बात है उत्तराखंड में कि जो एक्टिव केसेस हैं वो एक तरीके से स्टेबल है, यानी जो पॉजिटिव आ रहे हैं जितने उससे कहीं ज्यादा बराबर लगभग ठीक भी हो रहे हैं। तो लिहाजा इसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि पॉजिटिव केसेस बढ़ना जहां चिंता का सबब है, वहीं राहत की बात ये भी है कि जो केसेस एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ रही है। तो ये थोड़ी राहत की बात है और एक और सरकार के कदम से राहत मिलने जा रही है कि सरकार ने जो टेस्ट को बढ़ाने की तादाद को बढ़ाने को लेकर के 3 जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं उनमें और मशीनें बढ़ाने को लेकर के फंड जारी किया है, जिससे टेस्ट की जो गति है वो बढ़ जाएगी और ज्यादा तादाद में सैंपल्स जाकर के उनकी जांच हो सकेगी। बिल्कुल फाइम, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पौड़ी से, जहां हम क्वारंटाइन में महिला की मौत। आपको बता दें, दिल्ली से सफदरखाल पहुंची थी महिला। गांव आने के बाद में खुद को क्वारंटाइन किया था। पहले से महिला को सांस की बीमारी थी। एहतियात के तौर पर कोरोना का सैंपल लिया जाएगा। तो पहले से ही महिला को सांस लेने में बीमारी थी। अब एहतियात के तौर पर उसका सैंपल भी कलेक्ट किया जाएगा कि क्या उसे कोरोना तो नहीं था। होम क्वारंटाइन में एक महिला की मौत का मामला सामने आ चुका है। हालांकि टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन दिल्ली के सफदरखाल पहुंची थी महिला और गांव आने के बाद भी खुद को महिला ने खुद ही होम क्वारंटाइन कर लिया था, घर में कैद कर लिया था। लेकिन पहले से ही महिला को सांस लेने की बीमारी थी और अचानक उसकी मौत के बाद में अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है उसे कोरोना हुआ हो और जिसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत बढ़ी हो, क्योंकि सांस लेने में पहले से ही प्रॉब्लम थी। अब एहतियात के तौर पर उनका सैंपल लिया जाएगा और देखा जाएगा कि वो पॉजिटिव थी या नहीं। तो होम क्वारंटाइन में एक और मौत का मामला सामने आया है, जहां होम क्वारंटाइन किया था महिला ने खुद को। दिल्ली के सफदरखाल पहुंची थी। मुकेश बचैती अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या कुछ जानकारी इस बड़ी खबर को लेकर? जी बताना चाहूंगा कि पौड़ी में जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उनमें मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। आज ही एक क्वारंटाइन भी 60 वर्षीय महिला की मौत होगी। इसमें जो 15 जो आंकड़ा हुआ है उसमें 2 सुसाइड केस भी शामिल है। जी चलिए, अपडेट के लिए शुक्रिया। खबर मसूरी से, जहां भूस्खलन से मार्ग हुआ बंद। मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन हुआ। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया जा रहा कार्य। सड़क चौड़ीकरण के लिए काटे जा रहे हैं पहाड़। ठेकेदार की भी दिख रही है बड़ी लापरवाही। पहाड़ को काटकर मलबा जंगल में डाल रहा है ठेकेदार, जिससे बेशकीमती वन संपदा नष्ट हो रही है। तो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा काम वहां लगातार जारी है। सड़क चौड़ीकरण के लिए पहाड़ काटे जा रहे हैं। सुनील सोनकर अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, ये भूस्खलन मसूरी देहरादून मार्ग पर हुआ है। मसूरी गलुगी पावर के पास एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा ये टूटकर गिर गया था, जिसमें
सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई है और ये मार्ग बाधित हो गया था। लोक निर्माण विभाग के द्वारा पोकलैंड और जेसीबी के माध्यम से इसको खोलने का प्रयास किया जा रहा था, परंतु 8 घंटे की मशक्कत के बाद अब जाके ये मार्ग खुल चुका है और यातायात शुरू हो चुका है। परंतु जो इससे पहले की जो पूरी वारदात थी वो काफी, क्योंकि लोग काफी परेशान थे, 108 एम्बुलेंस भी यहाँ पर फंस गई थी। तो 108 को देखते हुए यहाँ पर प्रशासन और पुलिस द्वारा उसको बिल्कुल, चलिए सुनील, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।